रात का अंधेरा, एक घर से आती हुई खौफनाक आवाज़ें जो उस घर के आसपास के लोगों ने भी सुनी थी। वो पूरा परिवार एक साथ कई समस्याओं को झेल रहा था और उन्हीं समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने कई तांत्रिक और कई दरगाहों के चक्कर काटे। उस परिवार में कोई था जिसे यह बाबाओं और तांत्रिक के पास जाना पसंद नहीं था, लेकिन उस एक शख्स को छोड़कर सभी ऐसे थे जिन्हें यह विश्वास था कि इन दरगाहों पर जाकर ही इस घर की सारी समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है। और एक तांत्रिक के कहे अनुसार उन्होंने ऐसा ही किया। वे मज़ारों और पीर की दरगाहों के चक्कर काटने लगे। उस तांत्रिक का कहना था कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का कब्जा है और इसे दूर करने के लिए दरगाह पर जाना बहुत ज़रूरी है, जिसके तहत एक रोज़ सुबह सुबह उस फैमिली के सभी सदस्य एक पीर बाबा की दरगाह के लिए निकलते हैं। लेकिन दरगाह पर पहुंचने से पहले ही उनके साथ जो हुआ वो बहुत खौफनाक और भयानक था। उस परिवार के किसी भी सदस्य ने यह नहीं सोचा था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। तो इस रहस्यमयी और रोमांचकारी कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है ग्रेटर नोएडा के एक परिवार से। दिल्ली के नज़दीक ग्रेटर नोएडा के एक गांव नवादा में राजे अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी प्रीति थी। राजे की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी। उनकी वजह से घर के सभी लोग परेशान रहा करते थे। जब दवा से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो राजे के परिवार वाले अब दुआओं में लग गए और उसी गांव के एक तांत्रिक सलीम से संपर्क किया। तांत्रिक ने उन्हें बदायूं एक पीर बाबा की दरगाह पे जाकर जियारत करने की सलाह दी। राजे के घर वाले राज़ी हो गए और वे लोग कई बार बदायूं के पीर बाबा की दरगाह पर तांत्रिक सलीम के साथ गए। लेकिन राजे का बड़ा बेटा इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था और इसी बात को लेकर आपस में उन 2 भाइयों और बेटी प्रीति से झगड़ा हुआ करता था। क्योंकि प्रीति उस घर की सबसे छोटी और लाडली थी तो वो चाहती थी कि उसकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, चाहे जैसे भी। लेकिन बार बार दरगाहों के चक्कर काटने के कारण प्रीति भी वहाँ जाकर बेचैन हो जाया करती थी। वो हमेशा मज़ार के अंदर ही बैठी रहती और इस तरह उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। जब इस बारे में तांत्रिक सलीम को बताया गया तो उन्होंने बताया कि प्रीति एक आत्मा के कब्जे में है और उससे मुक्त होने के लिए हमें फिर से उसी दरगाह पे जाना होगा। लिहाजा 25 अगस्त 2016 को सुबह सुबह प्रीति, उसके माता पिता, उसके भाई भाभी, मामा मामी जो इत्तेफाक से उस दिन उसके घर आए हुए थे और तांत्रिक सलीम और एक गाड़ी का ड्राइवर, ये सब लोग बदायूं पीर बाबा के दरगाह पे जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन उस रात वे लोग बदायूं दरगाह पर पहुंचे ही नहीं और अगले दिन सुबह वो गाड़ी गंग नहर में मिली। उस नहर के पास के गांव के लोगों ने सुबह सुबह करीब 11 बजे एक गाड़ी नहर में देखी और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके वारदात पर पुलिस फौरन पहुंची और जब गोताखोरों के द्वारा गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें कई लोगों की लाशें भी मौजूद थीं। फौरन क्रेन बुलवाकर गाड़ी को झील से निकलवाया गया और जब गाड़ी बाहर निकली तो सभी के होश उड़ गए। गाड़ी में प्रीति के माता पिता, मामी की लाशें थीं। तभी राजे का बड़ा बेटा वहां पहुंचा और उसने पुलिस को बताया कि मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि वे लोग दरगाह पर नहीं जा सके क्योंकि उन सभी लोगों की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। मेरा भाई, बहन और मेरे मामा रास्ते में कहीं हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। पुलिस ने उसे बताया कि यह गाड़ी जिसमें तुम्हारी फैमिली दरगाह पे जा रही थी वो इस झील में मिली है। उसे जब लाशें दिखाई जाती हैं तो वो हक्का बक्का रह जाता है। वो पुलिस को बताता है कि मेरी एक छोटी बहन प्रीति और तांत्रिक सलीम और ड्राइवर भी था इस गाड़ी में, वे लोग कहाँ हैं। पुलिस फिर से गोताखोरों की मदद से झील में उन 3 लाशों की छानबीन करवाती है। घंटों नहर में ढूंढने के बावजूद भी प्रीति, तांत्रिक और ड्राइवर का कुछ पता नहीं चलता। उधर पुलिस के एक कांस्टेबल और प्रीति के बड़े भाई को भेजकर प्रीति के छोटे भाई, मामा और भाभी को लाया जाता है। वह लोग रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। उधर बॉडीज़ को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इन सभी लोगों की बॉडी में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ पाया गया है। प्रीति के छोटे भाई की तबीयत जब थोड़ा संभलती है तो उससे पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर हुआ क्या था। वो बताता है कि जब हम दरगाह के लिए निकले और शाम हो गई तो हमने एक ढाबे पर रुककर खाना खाया। थोड़ा आराम करने के बाद जब हम सब आगे बढ़े तो गाड़ी में ही हमारी तबीयत खराब होने लगी। हम सभी को नींद आने लगी।
किसी को चक्कर आ रहा था, किसी को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। ड्राइवर भी नींद के कारण गाड़ी नहीं चला पा रहा था। फिर हम लोगों ने तय किया कि थोड़ी देर कहीं रुककर आराम कर लेते हैं। फिर मैं, मामा और मेरी पत्नी गाड़ी से नीचे उतर गए और एक पेड़ के नीचे ही लेट गए। मेरे पिता, माँ और प्रीति, मामी, तांत्रिक, ये लोग गाड़ी में ही बैठे रहे। मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो प्रीति ने कहा कि हमें घर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। ड्राइवर ने मुंह धोया और कहा कि मैं अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, चलिए अब घर वापस चलते हैं। लेकिन मेरी और मेरी पत्नी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाड़ी में बैठकर हम घर तक जाएं। तो मैंने प्रीति से कहा कि तुम लोग मम्मी पापा को लेकर घर जाओ, हम लोग यहीं पर थोड़ा आराम करेंगे। फिर हमें नींद आ गई और वे लोग वहाँ से चले गए। जब सुबह होश आया तो हमें ये बुरी खबर मिली। उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। वे लोग अपनी छोटी बहन प्रीति के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। पुलिस ये अनुमान लगा रही थी कि हो सकता है कि उन तीनों की लाशें कहीं दूर बहकर चली गई होंगी। नींद के कारण ड्राइवर गाड़ी संभाल नहीं पाया होगा और गाड़ी नहर में गिर गई होगी। तो आखिर इस नशे के पीछे वजह क्या थी? फौरन पुलिस की एक टीम उस ढाबे में जाती है और वहां पूछताछ करती है। लेकिन ढाबे का मालिक गिड़गिड़ाने लगता है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आखिर उन लोगों के अलावा भी यहाँ बहुत लोगों ने खाना खाया था, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। पुलिस को शक होता है कि अगर ढाबे वाले ने कुछ नहीं किया तो यह किसी परिवार के सदस्य का काम हो सकता है। राजे के दोनों बेटों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है, लेकिन वे दोनों ही कहते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे। वे बताते हैं कि हमारी बहन को हम बस पूरी तरह ठीक होते देखना चाहते थे। ग्रेटर नोएडा के एसपी अभिषेक यादव खुद इस केस की छानबीन कर रहे थे। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इस पूरे कांड में तांत्रिक का हाथ हो और वो अब कहीं फरार हो गया हो। सबका फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाया जाता है। पुलिस को पूरा शक था कि कल्प्रिट कोई घर के अंदर का ही है। तांत्रिक सलीम का बैकग्राउंड खंगाला जाता है और साथ ही उस पूरे परिवार का भी। प्रीति के भाई और मामा से बार बार याद करने की कोशिश करवाई जा रही थी कि ढाबे में खाने के दौरान कोई ऐसा था जो खाना नहीं खा रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था। राजे फैमिली के बारे में उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही थी, जिसमें पता चला कि प्रीति पर किसी काली शक्तियों का वास था। वो रातों को चीखती चिल्लाती थी। भूत प्रेत वाला मामला था उनके घर में। कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे किसी पर शक किया जाए, लेकिन ढाबे में खाना खाने से पहले राजे के मोबाइल फ़ोन पर एक ब्लैंक मैसेज ज़रूर आया था। अब पुलिस इस उधेड़-बुन में थी कि आखिर ब्लैंक मैसेज का क्या मतलब था, वो भी राजे के मोबाइल पर, जबकि वो तो खुद मारे गए थे। पुलिस द्वारा जब उस नंबर का पता किया गया जिससे ब्लैंक मैसेज किया गया था, तो वो नंबर फेक निकला। अब पुलिस का शक और गहरा हो गया कि शायद उस नंबर से ये मैसेज करके इशारा किया गया कि अब ढाबे पर यहीं रुकना है, और शायद वो मोबाइल फ़ोन राजे का था, लेकिन उसे इस्तेमाल कोई और ही कर रहा था। राजे के बड़े बेटे पर पुलिस को शक था कि उसी को इन दरगाहों पर जाना और तांत्रिक वगैरह पर विश्वास नहीं था, तो हो सकता है कि यह सब उसी ने किया हो, लेकिन उससे पूछताछ करने पर ऐसा कुछ पता नहीं चला। पुलिस अब ये अनुमान लगा रही थी कि बाबा सलीम और प्रीति के बीच संबंध रहा होगा, जिसके कारण ये सब हुआ होगा। तो क्या एक 18 साल की लड़की एक पाखंडी बाबा के साथ मिलकर पूरी फैमिली को मारने का प्लान बना सकती है? हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। अब बाबा सलीम, प्रीति और ड्राइवर की फोटोज को जितना हो सकता था उतनी दूर तक सर्कुलेट करवाया गया। पुलिस को यकीन था कि इन तीनों में से कोई न कोई जिंदा जरूर मिलेगा। खबरियों को अलर्ट करवाया गया। आसपास के सभी जिलों के थानों में इस केस की डिटेल भेजी गई। प्रीति के दोनों भाइयों को पुलिस की इस थ्योरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि प्रीति ऐसा कुछ कर सकती है। वो लोग बार बार पुलिस से कह रहे थे कि प्रीति की लाश भी नहर में ही कहीं मिलेगी, आप लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अभी इन तीनों की खोज जारी ही थी कि उसी झील में से एक और बॉडी बरामद हुई। जब उसे बाहर निकलवाया गया तो पुलिस के होश उड़ गए। वो लाश बाबा सलीम की ही थी। यानी अब तक पुलिस जिसे कातिल समझ रही थी, वो तो खुद इस षड्यंत्र का शिकार हुआ था। पुलिस का अंदाज़ा तो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। अब पुलिस ड्राइवर और प्रीति के बीच का सुराग लगाने में जुट गई। ड्राइवर का बैकग्राउंड चेक करने पर पता चला कि वो इसी गांव का रहने वाला सीधा सादा आदमी है। उसकी अपनी फैमिली है, वो बाल बच्चों वाला आदमी है। उसकी पत्नी भी परेशान थी कि उसका पति आखिर कहाँ है। अब पुलिस सीधे सीधे प्रीति के भाइयों पर ही शक कर रही थी,
लेकिन इसी दौरान पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इलाहाबाद पुलिस थाने से नोएडा पुलिस को एक फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद कोर्ट के एक वकील ने हमें इस लड़की की फ़ोटो भेजकर इसका पता लगाने के लिए कहा है। फ़ौरन नोएडा की पुलिस की एक टीम इलाहाबाद पहुंचती है और वहां पता करती है, तो पता चलता है कि यह प्रीति एक लड़के के साथ इलाहाबाद कोर्ट में कोर्ट मैरिज करने पहुंची थी। जब वकील ने उनसे उनका पहचान पत्र मांगा तो वे दोनों डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। हड़बड़ाहट में उन्होंने अपनी अपनी फ़ोटोज़ जो वो शादी करने के लिए लाए थे वकील के पास ही भूलकर चले गए। वकील का कहना था कि लड़की काफ़ी डरी हुई लग रही थी। उन्हें देखकर ही उन्होंने भांप लिया था कि मामला कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, और उन्होंने बड़ी समझदारी से फ़ौरन उन दोनों की पुलिस को खबर दे दी। और अब नोएडा पुलिस के सामने थी प्रीति और एक लड़के की तस्वीर, जिसे पुलिस ने अभी तक कभी नहीं देखा था। वो तस्वीरें लेकर पुलिस नोएडा आई और प्रीति के भाइयों को जब ये सब पता चला तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्हें उस लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने बताया कि हमारे ही गांव का एक लड़का है, इसका नाम मुगीश उर्फ सोनू है, ये शादीशुदा है। पुलिस फौरन प्रीति और मुगीश को ढूंढने में जुट जाती है और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिलती है। बुलंदशहर से प्रीति और मुगीश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और नोएडा थाने में लाया जाता है, और अब उनसे सख्ती के साथ पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। उनसे कहा जाता है कि 5-5 मर्डर का शक है तुम दोनों पर। बेहतर है कि सब कुछ शुरू से आखिर तक बता दो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रीति बताती है कि मुगीश और मैं बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे और मेरी माँ को इसकी भनक लग गई थी और उन्होंने इस बारे में सबको बता दिया था। मेरे घर वाले मुगीश और मेरे रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि मुगीश शादीशुदा और दूसरी धर्म का था। उन्होंने मुगीश के साथ प्रीति का मिलना जुलना बंद कर दिया था। इसी बीच प्रीति ने उससे मिलने की एक अलग और नई तरकीब निकाली। उसने भूत प्रेत का ढोंग करना शुरू कर दिया, जिससे उसके घर वाले तांत्रिक की मदद से उसे दरगाह पे ले जाने लगे। जब जब वे लोग प्रीति को दरगाह पर ले जाते तब तब प्रीति अपने घर वालों को नशे की दवाई देकर बेहोश कर देती और अपने प्रेमी मुगीश से मिलने जाती, जिसकी जानकारी मुगीश को पहले से ही होती थी और वो पहले से ही दरगाह पर मौजूद रहता था। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन इसके बाद आशिक और माशूक की इस खूंखार जोड़ी ने जो किया उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि साजिश थी एक साथ 8 लोगों के कत्ल की। अब तैयारी पूरी हो चुकी थी और किसी भी वक्त 8 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। प्रीति और मुकेश ने तो साजिश 8 लोगों को ठिकाने लगाने की रची थी, लेकिन किस्मत से उसके भाई भाभी मामा की जान बच गई। प्रीति और मुकेश ने पूरी प्लानिंग के तहत जाल बिछाया था। ढाबे पर पहुंचने से पहले प्रीति ने ही अपने भाई से ढाबे पर खाने की बात कही, और जब मुकेश ने फेक नंबर से प्रीति के पापा के मोबाइल पर ब्लैंक मैसेज भेजा तो प्रीति समझ गई कि उन्हें अब इसी ढाबे पर रुकना है, क्योंकि उन दोनों में पहले से ही सब कुछ तय था। ढाबे पर मुकेश पहले से ही मौजूद था। प्रीति ने कोल्ड ड्रिंक में 30 नशे की गोलियां मिला दी और इसके बाद तो अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। प्रीति के दिए नशे का असर होने पर प्रीति की भाभी, मामा और भाई वहीं पर रुक गए थे जहां से उनके सफ़र की शुरुआत होनी थी। लेकिन प्रीति के साथ उसकी गाड़ी में बैठने वाले बाकी 5 लोगों के लिए यह उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। इनमें प्रीति के माँ बाप भी शामिल थे। खुद पर भूत प्रेत का ड्रामा करने वाली प्रीति को उस रोज़ भी उसके घर वाले पीर बाबा की मज़ार पर ले गए थे। जल्द ही नशीली दवा का असर हुआ और देखते ही देखते प्रीति के पिता राजे, माता सत्यवती, मामा राजेंद्र, मामी प्रीति, भाई ललित और भाभी शीतल, तांत्रिक सलीम और ड्राइवर ओमपाल पर नशा होने लगा और सब एक एक कर बेहोश होने लगे। इत्तेफाक से तबीयत खराब होने के कारण प्रीति के भाई भाभी और मामा तो वहीं रुक गए, लेकिन प्रीति ने बाकी 5 लोगों यानी माँ बाप, मामी, तांत्रिक और ड्राइवर को संभाल कर अस्पताल ले जाने की बात कहते हुए उन्हें अपनी कार में लाद दिया। तब तक प्रीति का आशिक मुगीश भी वहां आ पहुंचा था। ड्राइवर ने जब मुगीश को देखा तो उसने उससे गाड़ी ड्राइव करने को कहा और अब प्रीति के माँ बाप समेत 5 लोग उनके कब्जे में आ चुके थे और अब तक सब पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। इसके बाद तो फिर आधी रात के सन्नाटे में दोनों गाड़ी में 5 लोगों को लेकर बुलंदशहर के गंगनगर पहुंचे और फिर वहां गाड़ी को नहर के किनारे लगाकर उसे पीछे से धक्का दे दिया और इस तरह 5 लोगों को जीते जी
जल समाधि दे दी गई। तब तो दोनों को लगा कि ये राज हमेशा हमेशा के लिए राज ही रह जाएगा, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और इन्वेस्टिगेशन से जल्द ही मामला सामने आ गया। अगले ही दिन नहर में समाई मारुति इको कार से प्रीति के माँ बाप और मामी की लाश बरामद हो गई, जबकि तांत्रिक सलीम की लाश बाद में मिली और ड्राइवर ओमपाल का तो कभी कुछ पता ही नहीं चल सका। चूंकि यह मामला पहले ही दिन से रहस्यमयी था, बुलंदशहर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी। पुलिस का शक सही निकला। अपने इश्क को अंजाम यानी शादी तक पहुंचाने के लिए प्रीति और मुकेश ने जो साजिश रची, उसे सुनकर नोएडा पुलिस के भी होश उड़ गए। दोनों परिवार के खात्मे के बाद कोर्ट मैरिज करने के इरादे से इलाहाबाद में थे और यहीं से पुलिस की रडार में आ चुके थे। पुलिस को प्रीति ने बताया कि वे दोनों कुछ दिनों तक मेरठ में भी रहे थे। इतने सारे अपनों की लाशें बिछाकर वे दोनों अपनी गृहस्थी बसाने चले थे। प्रीति ने भला ये कैसे सोच लिया था वो अपने पूरे परिवार को मारकर चैन की जिंदगी जी सकती है। उधर प्रीति के भाइयों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बहन इतना भयंकर कांड कर सकती थी। ड्राइवर की लाश बरामद नहीं हो पाई थी। प्रीति और मुकेश पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए थे। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।